अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। पीडीएम की डेडलाइन, हुकूमत की हार्ड लाइन, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, सियासी बहरान, एहतसाब और इंतकाम, महंगाई और अवाम, लड़खड़ाती मईशत, फरसूदा निज़ाम, क्या बदल सकेगा कप्तान? ये हैं वो बीट्स जिन पे हम बात करेंगे आज वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से न्यूज़ बीट में। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, ये शोर मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए। आपने मेरे साथ खड़े रहना है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा। वहाँ लंदन शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है, अल्लाह ने मौका दिया, इन्हों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सारे जेलों में होंगे ना, आपने मेरा इंटरव्यू करना है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। खान साहब, 22 साल जद्दोजहद में आप अपोजिशन में रहे हैं और अब कोई 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, तो सर क्या ख्याल है कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए पारस, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्कूल में मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने मेहनत की होती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, उतना ऊपर चले जाते हैं। तो हर चीज़ का हर एक स्ट्रगल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरी ऑपोजिशन की स्ट्रगल थी, वो जो मैंने चीज़ें उसमें सीखी, अगर वो उस स्ट्रगल से मैं ना गुजरता तो ये जो 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि जिस तरह का हमें पाकिस्तान मिला वो इतना मुश्किल था, इतने ज़्यादा फ्रंट्स थे, इदारे तबाह, मुल्क बैंकरप्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर। मैं यही जानना चाह रही हूँ, कभी आपने सोचा, आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? ब्यूरोक्रेसी कैसे रोड़े अटकाएगी, माफियाज कैसे महंगाई करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देगी, और सर इस्लाहात वो तो जुए शीर लाने के बराबर होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल, जो वो तो नजर आ गया था ना जी, जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी, यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दबा रहे हैं। जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं, सर ये मुल्क की तौहीन नहीं है? मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किरायादार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफा, जब आप तीसरी दफा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नजर से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाजा था, बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत पे जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे, तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर, अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिर सर मैं महंगाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी, जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को। लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। फिर आपने कैबिनेट पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा।
اور آتے تبدیلی آئی ہیں. کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلے تو چیز یاد رکھیں کہ آپ 5 سال کے لیے آتے ہیں. جب آپ پرومس کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا, تو لوگوں کو آپ 5 سال کی ٹرم دیتے ہیں کہ 5 سال کے بعد میں یہ کروں گا, تب جج کرتے ہیں اور تب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں اگلی الیکشن میں ووٹ دینا یا نہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ تبدیلی کیا آئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے نام تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, وہ جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں. اور ساری یہ جنگ ہے کہ عمران خان اتنا برا, اس سے برا آدمی نہیں ہے, وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ سارے مل کے جو بڑے بڑے ڈاکو ملک اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو صرف ایک عمران خان سے ہے کہ یہ ہمارے کیوں نہیں ہماری بلیک میل میں آ کے ہمیں ایک NRO دیتا. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن جنرل مشرف جس کے پاس ساری پاور تھی, جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے, عدلیہ ان کے نیچے, سب ان کے نیچے, انہوں نے ان دونوں کو NRO دے دیے. سر وہ دے سکتے تھے, وہ وردی میں تھے, وہ ڈکٹیٹر تھے, آپ کیا ان کو NRO دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ اختیار ہے؟ NRO کیا آج ہم ان کی جو شکیں مان لیتے, جو انہوں نے ہمیں فیٹف کے اوپر بلیک میل کیا, وہ جو نیب کے اوپر انہوں نے 38 ہے نیب کی شکیں, اس میں انہوں نے 34 شکوں کے اندر تبدیلی. 34 شکیں اگر نیب کی آپ چینج کر دیں 38 میں سے, نیب دفن ہو جاتی ہے اور یہ سب بچ جاتے ہیں. آپ پریشر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ڈر خوف نہیں ہے کہ اگر آپ کا اقتدار ختم ہو گیا, آپ کی حکومت چلی گئی سر, پھر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں؟ کیسے؟ یہ اربوں روپے کی چوری کر کے, بڑے بڑے گھر, باہر اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز, ان کو معاف کر دوں. وہ بیچارے جو کئی مجبوری میں چوری کرتے ہیں, کئیوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے, وہ جیلوں میں سڑے ہیں, اور یہ میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا؟ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر طاقتور یہ چوروں کے لیے, بڑے ڈاکوؤں کے لیے NRO مل جائے, اور غریب لوگ بچارے جیلوں میں گلیں, کئی بچارے مر جاتے ہیں, ان کے کیس ہی نہیں لگتے. یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ سارا NRO کا ڈرامہ, یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے, یہ پاکستان کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. ہم اگر یہ قوم اس پریشر میں آ گئی, اور اگر اس قوم نے وہ کیریکٹر نہ دکھایا انصاف کرنے کا, اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب ضدی ہیں, وہ ہمیں غصے میں تڑیاں لگاتے ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ بات نہیں سنتے. میرے جو ایک ہی رول ماڈل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے صلح حدیبیہ میں فلیکسیبلٹی دکھائی, لیکن جب ان سے کسی نے فنڈامنٹل چیز پہ کہا کہ یہ کہو کہ ایک خدا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو اور سورج ایک ہاتھ میں رکھ دو. یعنی فنڈامنٹل چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. میں آج ان کو NRO دے دوں, میں پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کروں گا, میں اپنی آخرت تباہ کروں گا. سر مجھے یاد ہے آپ نے میرے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ان سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالوں گا, اور پھر تم نے میرا انٹرویو کرنا ہے. تو اللہ نے آپ کو بھی موقع دے دیا اور مجھے بھی آپ کے انٹرویو کا موقع مل گیا. سر آپ نے پوری کوشش کی ان کو جیلوں میں ڈالنے کی, لیکن 1 روپیہ بھی ریکور نہیں ہو سکا. تو مقصد صرف ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا, یا پھر ان کی کرپشن بھی بے نقاب کرنا تھا؟ کرپشن بھی پکڑی جاتی جو الزامات تھے ان پہ. دیکھیں پہلی چیز پارس, میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں, یہ ان کے اوپر کیسز میں نے نہیں بنائے. اور یہ کیا آج ان کو کوئی پہلی دفعہ کرپٹ کر رہا ہے؟ آپ ان کے دور میں ان کے جو 11 سال تھے, ان کے بیان ایک دوسرے کے سن لیں. اسد زرداری کو جیل میں نے ڈالا تھا, نواز شریف نے کرپشن میں ڈالا تھا. نواز شریف کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس میں نے نہیں بنایا تھا, پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. ان دونوں کے بیان پڑھ لیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کہے ہیں. کرپشن تو یہ 30 سال سے کر رہے تھے. یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ پریشر ڈال کے, یہ ڈرامے کر کے, یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر پہلے کیسز تھے, میں NRO ایسے دوں کہ میں نیب کو ختم کروں, ان کے کیسز ختم ہو جائیں. یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. اور میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو آخر تک جائے گا, ان کو چھوڑے گا نہیں. ٹھیک سر, اللہ کرے ایسے ہی ہو اگر کسی کے اوپر الزامات ہیں اور وہ درست ثابت ہوتے ہیں. سر لیکن ان دونوں نے مل کے آپ کو الزامات نہیں ہیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی آپ کو کہ آپ مستعفی ہو. میں ایک بریک لوں گی, اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں آپ سے اس پہ بات کروں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز پہ. اللہ کرم سے تیرے بنے کوئی وسیلہ یوں
کتنا اچھا ہوتا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بن سکتا. ٹوٹنے نہ دے سپنوں کی. کتنا اچھا ہوتا میں بھی کام کر کے بچوں کی بہتر پرورش کر پاتی. آئیے اخوت کا ساتھ دیجیے. اخوت کے ذریعے مل رہے ہیں برسا برس سے بلا سود چھوٹے قرضے اور مفت تعلیم. ابھی 8988 پر SMS کر کے 20 روپے کا عطیہ کریں یا ماہانہ عطیے کے لیے 042-111-448-464 پر کال کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے اور کسی کی آس ٹوٹنے نہ پائے. کسی آس کو ٹوٹنے نہ دیں. پاکستان کی ترقی ہمیشہ سے بینک الحبیب کی اولین ترجیح رہی ہے. اپنا گھر ہر پاکستانی کا خواب ہے. حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معاونت سے مارک اپ سبسڈی پروگرام کے تحت بینک الحبیب پیش کر رہا ہے ایک آسان ہاؤسنگ فائنانس اسکیم الحبیب میرا پاکستان میرا گھر. اس اسکیم کے تحت آپ کم لاگت کے مکانات اور پلاٹس کی خریداری اور اس پر تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرضہ حاصل کر کے نہ صرف اپنے گھر کا خواب پورا کر پائیں گے بلکہ اپنے خاندان کا مستقبل بھی محفوظ بنا سکیں گے. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہماری کسی بھی قریبی برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے یہ سہولت ہماری اسلامک برانچز میں بھی موجود ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے کال سینٹر نمبر 021-111-014-014 پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bankalhabib.com وزٹ کریں. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا. ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو. بھابھی تھک گیا ہوں ہاتھ دھو دھو کے. چاچو وائرس ابھی تھکا نہیں، خطرہ ابھی ٹلا نہیں. تو کیا کروں؟ جرمز کو تم نہ اسپریڈ کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو. پروٹیکس؟ ہاں چاچو، خطرہ نہیں ہوا ہے کم، وائرس میں ہے اب بھی دم. تم بھی نہ ریلیکس کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو. پروٹیکس کرو، واش کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو. پروٹیکس کرو، واش کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو. آپ بھی اپنائیں نیا پروٹیکس اینٹی بیکٹیریل سوپ جو بیماری پھیلانے والے جراثیم کا 99.9% صفایا کرتا ہے. پروٹیکشن کا نیا نام پروٹیکس. واش کرو، پروٹیکس کرو. آپ کی طرح آپ کے گھر کو مضبوطی سے کھڑے رہنے کی طاقت دیتا ہے امریلی اسٹیل کا سریا. آپ کی طرح سالڈ امریلی اسٹیلز. تو بس اپنی کمپنی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرم ڈپازٹ کا صرف 25% ایوریج بیلنس مینٹین کیجیے اور 2% بونس منافع انجوائے کیجیے. BOP بونس منافع ٹرم ڈپازٹ، اب خوشیاں 2% اور. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. Real strawberry jam covered with rich creamy chocolate. Treat yourself to Prince Choco Jammies. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 cc کار، گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ. فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کمرشل، جہاں حاصل کریں صرف 10% ڈاؤن پیمنٹ پر منافع بخش اور محفوظ کمرشل پلاٹس. بکنگ کے لیے رابطہ کریں 042-111-11347 یا وزٹ کریں www.fhs.com.pk. فضائیہ کمرشل لاہور 1. نیا دور، نیا طور. ارے داغ لیفٹ پہ تھا نا؟ ہاں تو رائٹ سے رائٹ کر دیا. رائٹ سب رائٹ کر دے گا. سرمایہ میرا حلال تھا پر ایک بے چینی تھی، ملال تھا. زمین گھومی، پہاڑوں کو سر کیا، کبھی آسمانوں میں اڑا تو کبھی پانی کا سفر کیا. زمانے بھر کی خاک چھانی پر نہ ملا سکون، ملا تو بس شریعہ میں ملا. اسی لیے دنیا بھر سے آپ کی محنت کی کمائی آپ کے پیاروں تک پہنچاتا ہے. بینک الفلاح اسلامک پاکستان بھر میں کسی بھی برانچ کے ذریعے شرعی اور قانونی طریقے سے کیش اوور دا کاؤنٹر یا آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ کے ذریعے. یہ وہ سکون ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں کرنے سے ملتا ہے. بینک الفلاح اسلامک، the way forward. گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ.
वेलकम टू न्यूज़ बीट। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सर, जो PDM है उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए, पहले तो ये उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसकी 22 साल की स्ट्रगल है जी। मीनार पाकिस्तान सिर्फ तब भरता है जब पब्लिक चल के आए। आप अपने कारकुनों से मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकते। आप सिर्फ जब पब्लिक फैसला करती है ना निकलने की, तब भरता है। तो मैंने 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा जी। मैं 2011 से नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम कहते हो तुम इतने पॉपुलर लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा करो, वो नहीं करता था। उसको पता था कि लाहौर के लोग निकलते नहीं है। अब इनके लाखों लोगों का दावा करें, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होंगी ना, इनके जलसे में कितने लोग थे? वो वर्चुअल की बात कर रहे होंगे। एक तो वर्चुअल होता है ना, आजकल वर्चुअल जलसे होते हैं। और फिर मुझे वो उस्मान बुज़दार ने बड़ी अच्छी बात की, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जी, और इसलिए फासले थे। देखें, इनके अब बेटे आ गए, बच्चे आ गए, दोनों के जिन्होंने 30 साल लूटा, उनके अब बच्चे आ गए। अब बच्चों का कोई तजर्बा ही नहीं है। इन्होंने अभी से निकले थोड़े से, इन्होंने समझा कि इनके साथ बड़ी पब्लिक है। इन्होंने वो किया, और मैं कहता गया, मैंने तो मुल्तान में भी इनको कहा, सिर्फ अब मुसीबत यह कोरोना फैल रही थी और उसकी वजह से हमें लोगों की जानें बचानी थी, इसलिए हम इनको इजाजत नहीं दे रहे थे। और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान कोई रुकावट हमने नहीं डाली, हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। मैं इसलिए चाहता था कि ये अपना शौक पूरा कर लें, और इनको पता चल जाएगा कि लाहौर के लोग इनके लिए निकलेंगे नहीं। वो तब निकलते हैं जब वो समझते हैं कि कोई उनकी अवाम की बात कर रहा है, उनके हुकूक की बात। वो किसी की चोरी बचाने के लिए उन्होंने नहीं निकलना था, और मुझे पता था। अब ये जो हुआ जलसा, अब जो रई से कसर है ना, ये जो अब आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, ये लॉन्ग मार्च, मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मैं इनको दावत देता हूँ सिर्फ अभी इसलिए नहीं क्योंकि वो कोरोना भी है, और अल्लाह करे ये थोड़ा वो पता है कब आएंगे इस्लामाबाद? जब आप इस्तीफा नहीं देंगे। तो आप इस्तीफा दे रहे हैं, इनके इस मुतालबे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो रई से कसर है ना, ये जो बच के है ना, इस आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो रई से कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। और मैं एक चैलेंज करता हूँ जी कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। ये हफ्ता गुजार गए, वो इसलिए नहीं गुजारेंगे कि इनके पास लोग चल के नहीं आएंगे, हमारे पास अवाम हमारे साथ थी, इसलिए हम 126 दिन गुजार गए। एक ये मौलाना फजल रहमान ने वो मदरसे के बच्चे बुला लेने हैं, वो भी हफ्ते के बाद उन्हें गुजार सकेंगे। आप 126 दिन बैठे, उसके बावजूद आप इस्तीफा मियां नवाज शरीफ का नहीं ले सके, तो क्या इसलिए आप भी इनको इस्तीफा नहीं देंगे? और एंड रिजल्ट मुज़ाकरात डायलॉग पर ही आया था सर। पारस, मैं निकला था, मुझे पता था इन्होंने धांधली की है 2013 के इलेक्शन में। मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे। मैंने हमारी टोटल 133 पिटिशंस थी, उनमें से हमने कहा 4 पिटिशंस का अगर खोल दो, ताकि मैंने कहा 2018 का इलेक्शन ठीक हो। फिर आप इन्हें इंगेज नहीं करेंगे? लॉन्ग मार्च और धरने और ये एहतजाज से पहले इन्हें आप 2 दफा मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन आपने कुछ देर नहीं कर दी, और जब देर करते हैं तो मामलात खराब होते हैं। अब इंगेज करेंगे आप इन्हें कोई अनकरीब? इनको इंगेज करना क्या है? असेंबली तैयार बैठी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं हर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट वो नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये ड्रामे करके और लॉन्ग मार्च हो, ये मुझे किसी तरह NRO ले लेंगे। जब मैं पहली मेरी कौम से मैंने खिताब की, मैंने उसमें 2 चीजें की। मैंने कहा नंबर 1, ये सारे जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे जब एहतसाब शुरू होगा, और ये सारे कहेंगे जमहूरियत खतरे में है और मुल्क खतरे में है। और दूसरा मैंने कहा कि इनके जो मफादात है, जो इनके इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऑपोजिट है, तजाद है। ये चाहेंगे कि चोरी बचाओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है रूल ऑफ लॉ हो, या यहाँ कानून की बालादस्ती हो, यानी ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो। तो हमारा ये इंटरेस्ट है इनका। तो
آج وہ یہ مجھے سارا پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ جس آدمی نے 22 سال سٹرگل کیا اور ان سب کو جانتا ہو, اس کو پتا تھا کیا ہونا ہے. آپ ان کو بٹھائیں, آپ ان سے بات کریں. دیکھیں جہاں یہ آپ سے NRO مانگتے ہیں فوراً کھڑے ہو جائیں اور عوام کو بتائیں کہ دیکھو یہ NRO مانگ رہے ہیں, جیسے پہلے بتایا وہ 34 شکوں کا. لیکن ان کو دعوت تو دیں سر, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سر. نہیں پارس, وہ جو انہوں نے جو NRO مانگا تھا, یہ وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا نا. انہوں نے سمجھا کہ فیٹف کے اندر پاکستان بلیک لسٹ میں جانے لگا ہے, تو عمران خان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں NRO دے دے گا. انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا. پہلے تو زبانی بات کرتے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے چیزیں دے دی. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, آپ ذرا یہ سن لیں. یہ جب جلسے کہتے جی کہ عمران خان تو پتلا ہے, ہم اصل میں بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے. ان کو یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو. یہ ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جب یہ بار بار آپ کو جعلی یا کٹ پتلی یا پھر سلیکٹڈ کہتے ہیں, سر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ پارس یہ سن لیں ذرا آپ, عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کہہ رہے ہیں, یہ کس کو اپیل کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے تو ہلنا نہیں ہے. یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں. جی یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ غداری کا کیس ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج, اگر یہ جو آرمی چیف اور ISI چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو. یعنی اس سے پھر ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بلوچستان آزاد ہو جائے, وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے. ادھر یہ آ کے کہتا ہے یہ جو اچک سے یہ وہی لاہور کو کہتا ہے کہ وہ, یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے جلسوں میں, یہ تو ڈیسپریٹ ہے. لیکن سر کیا آپ کی حکومت اسی لیے اب تک ٹکی ہوئی ہے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں, اگر ادارے ہٹ جائے تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے, کیا واقعی سر؟ نہیں, وہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں, کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہ میرے نیچے ہیں. پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی, میری نیچے ہے. میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. جی. اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے, یہ کوئی, مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ سنا ہے؟ آپ کی ایک تعریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو, ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے. میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اپوزیشن ہے یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ باس آپ نہیں ہیں, باس آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو سر اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پارس, کہنے کو تو آپ جو مرضی کہتے ہیں, لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی ہو جو کہ یعنی جو میرے منشور کے خلاف ہے, جو اس کے خلاف گیا کسی پریشر میں آ کے, کوئی میرے کیریکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز میں نے کی ہے. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتائے نا. کوئی آپ, اگر میں آپ کے پورے الزام لگا رہا ہوں کسی وجہ سے لگاؤں گا نا, ایسا تو نہیں لگاؤں گا. میری ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو میرے منشور میں, اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھیں, پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے رہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد. اور یہ جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے, جو ہم نے کرونا کے اندر, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے 5-6 ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو, لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DG ISI جنرل فیض حمید, آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا, ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں, خاص طور پہ DG ISI سے. دیکھو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں. یہ سارے, ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے. یہ شریف, جنرل جلانی اور
ज़ियाउल हक के जिस तरह मैंने तो देखा हुआ ना, जनरल ज़ियाउल हक जब आते थे वो इतना झुक जाते थे कि लगता था कि पता नहीं आप उनके जूते ही ना पॉलिश शुरू कर दें। हमने तो अपनी आंखों से देखा इसको। एक आदमी जिसको सियासत की अलग बे नहीं आती थी, वो एक फलों के टोकरे डीसीज के कमरों के बाहर लेके जाता था, उसको उठा के जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और जब चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने देखा इसको कि मैन्युफैक्चर कैसे किया पाकिस्तान की फौज ने, इसको एक बनाया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि असल तो पार्टी पाकिस्तान में एक ही थी, पीपल्स पार्टी। जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी से डर के इसको तैयार किया। मुझे 1988 में ज़ियाउल हक ने मैसेज पहुंचवाई अपने बेटे के जरिए, छोटा बेटा जो था इनका अनवार, कि मैं आपको पाकिस्तान में वजारत देना चाहता हूं, आप पाकिस्तान आ जाएं क्योंकि यहां हमारे पास कोई है नहीं। मुझे कहता हमारे पास कोई, और वाकई अगर नवाज शरीफ कोई बनाना था तो समझ रहे हैं कि क्या हालात होंगे इनके। तो इन्होंने इसको बनाया। फिर 1990 में वो जनरल आईएसआई के हेड दुरानी की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे पैसे दिए इसको नवाज शरीफ को और आईजीआई को बनाने के अंदर। तो ये सारा ये तो पले हुए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन जिस तरह ये अपनी तकरीर में मियां साहब जिस तरह आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को मुखातिब करते हैं, उनसे हिसाब किताब मांगते हैं, सर बतौर पीएम कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह की कि फौज को इसको लेकर बड़ी एग्रेसिव है, उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बार बार फौज को मुखातिब करता है नवाज शरीफ, इसकी वजह है ये फौज का प्रोडक्ट है, ये फौज की नर्सरी में पला हुआ है। इसको क्या पता था पॉलिटिक्स का? इसने कौन सी अपनी कोई पार्टी बनाई है? इसने जो पार्टी बनाई फिर इसने रिश्वतें दी। इस मुल्क के अंदर करप्शन शुरू नवाज शरीफ ने की। सारे जौहर टाउन के प्लॉट्स देके तो इसने पार्टी बनाई है। नॉन पार्टी बेसिस पे तो इलेक्शन हुआ था 85 में। इसने क्या किया? अब किसी की कोई पार्टी तो थी नहीं, इसने पैसे देके तो पार्टी बनाई है। इसने रिश्वतें देके करप्शन करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और एस्टैब्लिशमेंट साथ थी इसके। और आपने बाहर भेज दिया। अब मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट साथ थी। अब इसको 2013 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट में मदद की इलेक्शन में जी। जो मैं कहता रहा 4 हल्के खोलो, इसे नहीं खोले। 2018 में इसको तकलीफ ये कि एस्टैब्लिशमेंट ने फिर से क्यों नहीं मदद की। इनको ये नहीं है कि इनको पता है कि इलेक्शन फ्री बेहतरीन जो फैफन की रिपोर्ट है, फैफन की आप रिपोर्ट पढ़ लें, 2013 और 18 के इलेक्शन की कंपैरिजन देख लें कि ये तो बेहतरीन इलेक्शन। अंपायर की उंगली की बातें आप उस वक्त में करते थे सर, ये कहते हैं आपको सपोर्ट कर दिया उन्होंने। पारस मैं आपको बताऊं, पहले ये सुनना जरा। तो इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है जी कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की और अब हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ठीक, तो आप समझते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद जो काम कर रहे हैं, आप उनसे खुश हैं, आप उनसे मुतमईन हैं और वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश हूं हर तरह। मसलन जब फ्लड्स आते हैं फौज ने बढ़ के हमारी मदद की है। कोरोना के अंदर जो हमने पूरे लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी पूरी तरह फौज ने मदद की। एक वायरस है जो पोलियो की, उसमें फौज अगर हमारी मदद हम नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर एरियाज में बलूचिस्तान के अंदर ये जो हम सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, देखें इस वक्त ये बड़ा कम होता है। मुल्क में सिविल और मिलिट्री की जबरदस्त हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है। दूसरी चीज ये कि इनको फौज से क्या प्रॉब्लम था मुझे बताएं। आज तक नवाज शरीफ को फौज ने कहीं रोका किसी काम से? नवाज शरीफ का और असद जरदारी का प्रॉब्लम फौज से क्या था? वो क्या था? वो जो एक दो इनके एक वो डॉन लीक्स का केस था और एक मेमो गेट था जरदारी के दौर, वो क्या था? इनको फौज से मसला सिर्फ एक है क्योंकि उन फौज को आईएसआई को उनकी सारी चोरियों का पता चल जाता है क्योंकि वो मसलन जो एजेंसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं लीडर को, तो उनको सबको पता होता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है,
क्या मेरे कॉन्टेक्ट में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काम होता है ये प्रोटेक्शन देने। और आप कंफर्टेबल हैं इसमें, तो मैं पता है सब कुछ। अगर उनको मेरा सब कुछ पता है, लिहाजा मुझे कोई चीज छुपाने की नहीं है। ठीक सर। इनको प्रॉब्लम है कि इन्होंने ये चोरी कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है, जिस तरह नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को अपना नौकर बनाया, इस तरह इसकी कोशिश होती है फौज को दबाएं। सर आपने मियां नवाज शरीफ को, आपको एहसास होता है या दुख होता है इस बात का कि आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ट नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। हमें जस्ट मेडिकल ओपिनियन से पूछे, वो कहें जी इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि पता नहीं है, वो मिसगाइड किया आपको। अब क्या कह सकते हैं, जो आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई, वो तो आसपास से नहीं नजर आता। तो बड़े हशाश बशाश हैं, वहां से तकरीरें करके आपको रोजाना आए दिन वो ललकारते हैं सर। उन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, ना उनकी कोई सर्जरी की डेट पता चल रही है, ना उनकी कोई प्लेटलेट्स की तादाद पता चल रही है। और वो दूसरी तरफ उनके जो बैगेज मैन थे इसाक डार, वो भी बाहर बैठे हैं, उनके बच्चे भी बाहर बैठे हैं, इनके भी 2 बेटे बाहर बैठे। कभी सुना है कि 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे कहें कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं वहाँ, वो कुछ 8-9 अरब रुपए के घर में रह रहा है वो एक बेटा, वो कहते जी मैं तो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था, मैं जवाबदेही नहीं हूँ। दोनों भागे हुए यहाँ से, हमारे आने से पहले के भागे हुए हैं, डार भी मार के, उसके बेटे भी, इनके बेटे भी। और नवाज शरीफ साहब आपकी मौजूदगी में चले गए, सर उनको वापस कैसे लाएंगे? आपने कहा था मैं बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, आपने कोई बात की, कोई राब्ता हुआ, क्या जवाब आया? देखिए 2 तरीके हैं, एक है एक्सट्रेडिशन, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो किस लेवल पे है अभी? वो तो अगर हम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं कि इसे डिपोर्ट करवाएं। डिपोर्ट तो अभी बुलवा सकते हैं ना, तो खत लिखा था ना सर वो बरतानवी वजारत दाखिला को पाकिस्तान की तरफ से, और खबर ये है कि उसका भी हौसला अफजा जवाब नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं ना, एक्सट्रेडिशन तो हमने करनी है वो तो, लेकिन उसका सिर्फ प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है, वापस लाना मुश्किल है बहुत। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर NRO साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया, वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ये ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। हम उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगेगी। सर इस्तीफों की बात कर रही है PDM, आपके इस्तीफे को डिमांड कर रही है, और वो कह रही है जो हमारे इस्तीफे हैं वो एटम बॉम्ब हैं, तो क्या इनसे बचने के लिए आपने हिफाजती इंतजाम कर लिए? और सर अगर ये इस्तीफे देते हैं आप फौरन कबूल कर लेंगे उनको? देखिए मैं हर जो PDM चीज करना चाहती है, हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने पेशन को ही कर रहा हूं कि ये जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। ये जो इनका हुआ ना मीनार पाकिस्तान में वर्चुअल जलसा जी, वो कहते हैं कि इससे बड़ा जलसा था ही नहीं, वो वर्चुअली मेरे ख्याल में इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो इनको नुकसान हुआ इस मीनार पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि लाहौर का सारा लाहौर बाहर आ जाएगा। सर कितने लोग आए थे? आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, मैं दोबारा पूछ रही हूं, दावा बड़ा कर रहे हैं। मैं जलसों का स्पेशलिस्ट हूं, किसी ने पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं किए। 40-50 हजार आए होंगे इनके जलसे में। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक इतनी बड़ी फ्लॉप शो थी पहले, और मुझे पता था आप कारकुनों को 500-500 रुपए दे के और कीमे के नान और बिरयानी दे के आप कभी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकते। 10-15 हजार लोग थे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी लोग थे वो एक बड़ा फ्लॉप शो था, इसलिए कि लाहौर के लोग ही नहीं निकले। आप इधर उधर से सारे पाकिस्तान से जमा कर के मदरसों के बच्चों को भी वो मौलाना फजल रहमान ला के, अगर यही आपकी शो थी, जलसे का सिर्फ यही नहीं होता कि वहां लोग आते हैं चल के, जलसे के अंदर एक जुनून होता है जी। ये जलसा ऐसा था कि यानी खैर मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सर आपने कहा वो फ्लॉप था, लेकिन अगर ये इस्तीफे देती है PDM, आप उन्हें कबूल करेंगे फौरन? मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे। मसला नहीं हो जाएगा? आधी से ज्यादा असेंबली के इस्तीफे आ जाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें, अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। वो इस्तीफे देके खामोश होकर नहीं बैठेंगे, ज्यादा शिद्दत से बाहर निकलेंगे। देख फिर से मैं पारस आपको कहता हूं कि ये इस तरह है ना कि इनकी क्वालिफिकेशन, 2 बच्चे जो लगे हुए अपने बापों की करप्शन बचाने के लिए जी,
इनकी क्वालिफिकेशन ये कि इनके बाप पॉलिटिशियन थे, यही है ना क्वालिफिकेशन, इनकी तो और कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे है कि इमरान खान क्रिकेट कैप्टन था, मेरे बेटे को भी क्रिकेट का कैप्टन बना दो, ये ऐसी है। यानी ये इनकी, क्योंकि इनको कोई तजर्बा ही नहीं है, ना इन्होंने स्ट्रगल किया है, ये जितनी ये स्ट्रगल करते रहेंगे ये मेरा फायदा करवाते रहेंगे। ऊपर से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी रिपोर्ट आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। हिंदुस्तान ने दुनिया में फेक अकाउंट्स कितने, कोई 150 या 500 बनाए हुए थे, उसमें मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है डिसइंफॉर्मेशन लैब की जी। उसके अंदर कौन लोग हैं, हुसैन हक्कानी जैसे लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं, ये सारी APDM वालों की, जो एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस है वो इनकी मदद, वो कर क्या रही है? 2 साल से इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान फेल हो गया, तबाह हो गया, मर गया। हम स्ट्रगल कर रहे हैं इनकी तबाह किए हुए हर एक मकरूज मुल्क को ठीक करने की, डिफॉल्ट से बचाने की, ताकि रुपया और ना गिर जाए। महंगाई क्यों हुई है? जब आपका रुपया गिरता है तो सबसे बड़ा क्या होता है? तेल महंगा हो जाता है, ठीक है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज कि जहां आधी आपकी जो बिजली है वो तेल से बनती है, वो बिजली महंगी हो जाती है। फिर बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो डॉलर में, वो महंगे हो जाते हैं, लिहाजा मुल्क में महंगाई आ जाती है। तो एक तरफ महंगाई इनकी वजह से, कर्जों की किस्तें वापस इनके देने हैं, वैसे मुल्क मुश्किल में, ऊपर से ये सारे इकट्ठे होकर सर्कस पहले दिन से इनको फंडिंग हो रही है, पहले दिन से ये शुरू हो गए कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट तबाह हो गई, गवर्नमेंट ने ये की, महंगाई हो गई। तो इन हालात के अंदर जो हमने 2 साल गुजारे हैं, ये सबसे मुश्किल 2 साल थे। ठीक। आप ये सोचें कि मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली, एक प्राइवेट ट्रिप कहीं बाहर नहीं की, हमने सुबह से लेकर शाम तक काम किया इस प्रेशर के अंदर, इस मुल्क को निकालने से जी। ये इनका देखें, जब कर्जे चढ़ा रहे थे 4 गुना ज्यादा कर्जे जो इन दोनों के दो, 50 ट्रिप्स आसिफ जरदारी ने दुबई की प्राइवेट ट्रिप्स, 21 ट्रिप नवाज शरीफ ने लंदन की प्राइवेट ट्रिप्स। जब मुल्क मखरूज हो रहा है, इनको अगर मुल्क की फिक्र होती, ये हमारे साथ मिलके, पता है कि एक गवर्नमेंट मुल्क को बचा रही है, इन्होंने उल्टा हमारे साथ वो नैरेटिव लिया जो हिंदुस्तान का है। आपने बात की फॉरेन फंडिंग से, मैं इतना जानता हूं कि इनका जो सारा नैरेटिव था वो हिंदुस्तान में क्यों इतना पॉपुलर हो गया। नवाज शरीफ क्या किया इसने चीज, आज उसकी जो वो करता है हिंदुस्तान में, उसकी पब्लिसिटी देखे, वो कोई हिंदुस्तान का हीरो बन चुका है, क्योंकि वो काम कर रहा है जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है हमारे मुल्क को डिग्रेड करने की, इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी को नुकसान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए पाकिस्तान में, मुल्क तबाह हो रहा है, ये सारा यही शुरू हो गया। तो इसके बावजूद वो सपोर्ट इंडिया कर रहा है। देखिए इंडिया क्या चाह रहा है, अब मैं आपको बता, इंडिया क्या चाह रहा है, हर वो काम कर रहा है कि, और ये इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी से ज्यादा एंटी मुसलमान और एंटी पाकिस्तान हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आई नहीं है 73 साल में। ये सबसे एंटी मुसलमान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। इन्होंने हमें पूरा जोर लगाया फैटिफ के अंदर हमें ब्लैक लिस्ट करने का, यही इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया सारी ऑपोजिशन ने मिलके कि अगर एनआरओ नहीं दोगे तो फैटिफ, अगर ब्लैक लिस्ट हो जाती फैटिफ में जी तो आज अगर आप महंगाई का लोग कह रहे हैं ना, आज तो 160 पे डॉलर, ये डॉलर ने पहुंच जाना था 250-300 रुपए पे, उसके बाद लोगों को पता चलना था महंगाई क्या। तो एक तरफ हिंदुस्तान भी वही कर रहा है, ये हमारे अपने पाकिस्तान इनकी वजह से फैटफ की ग्रे लिस्ट में आए, ये हमें पुश कर रहे हैं कि अगर एनआरओ नहीं दोगे तो फैटफ में। सर मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मुझे इस्तीफों के हवाले से एक सवाल और उससे पहले पूछना है। आपने कहा ये इस्तीफे देंगे हम फौरन कबूल करेंगे, कौमी असेंबली में तो असद कैसर इस्तीफे कबूल कर लेंगे, लेकिन पंजाब असेंबली में परवेज इलाही बैठे हुए हैं और वो मफाहिमत की बात करते हैं। सर अगर उन्होंने इनके इस्तीफे होल्ड कर लिए या इनसे बातचीत की या फिर कोई सियासी ऑप्शन इस्तेमाल किया, फिर आप क्या करेंगे? देखें पारस, मैं इनको इनवाइट करता हूं कि कल नहीं आज इस्तीफे दें, कोई हमारे ऊपर हमारा ये फायदा करवाएंगे अपना। इनकी मैं तो अभी आपको कहता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ अक्सरियत लोग इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूं कि ये अगर अपनी पार्टी से इस्तीफे डिमांड करेंगे, इनकी अक्सरियत इस्तीफे देगी नहीं। फिर ये क्या कर रहे हैं? ये तो बातें कर रहे हैं कि हम ढेर लगा देंगे, इस्तीफों का अंबार लगा देंगे, ये क्या है? और वही ये कह रहे थे कि मीनार पाकिस्तान में अवाम का समुंदर आ जाएगा और गवर्नमेंट चली जाएगी। बड़े हमें इन्होंने डराया उसका। आप कहते हैं समुंदर धरने में आएगा?
अब आवाम का समंदर वो कहते हैं धरने में आएगा। मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा धरने में, मैं क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, कंटेनर देंगे, मैं इनकी पूरी मदद भी करूंगा, लेकिन मेरी सारी मदद के बावजूद ये हफ्ता नहीं गुजार सकेंगे। राइट सर, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। गोल्ड बार, मोटर बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ। पेरू ने मुल्क से भेजी हुई रकम बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से वसूल करें और पाएं मौका इनामात जीतने का। 1300 सीसी कार, गोल्ड बार, मोटर बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ। टॉसरल 10 नेचुरल हर्ब्स का पावरफुल फॉर्मूला, कॉफ, कोल्ड, फ्लू, साइनस, एस्थमा जैसे मसलों का हल विद नो साइड इफेक्ट। टॉसरल कॉफ सिरप से बढ़कर। इस फैमिली ने अजान को हमेशा खुद पर भरोसा करना सिखाया है, कभी प्रोटेक्ट नहीं, हमेशा प्रिपेयर किया है। बारे में कुछ बताइए। My name is Azan and I'm 22 years old. अजान, आप ना रुक के बोलोगे क्या? सर रुक के सही, लेकिन बोलूंगा जरूर। स्ट्रॉन्ग फैमिली हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उठाइए टपाल फैमिली मिक्सचर का स्ट्रॉन्ग कप अपनी फैमिली के नाम। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। अपनी बेगम के लिए एक अलग घर ढूंढ लो जहाँ पर उसकी गलतियों पर उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अरे संभाल के रखें अपना घर अपने पास, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जहन्नुम में रहने का। तौबा तौबा, किस किस्म की बदतमीज लड़की है ये। शुरू से लाड प्यार में पड़ी पड़ी है तो किसी की बात जरा नहीं सुनती है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ के सामने आकर खड़े हो जाए। प्लीज मुझे कोई ऐसी दवा दें जिसे खिलाकर जफर की माँ से मेरी जान हमेशा के लिए छूट जाए। प्यारी अम्मी जान। अलीना, इमरजेंसी, हफ्ते की रात 11:05 पर। Strawberry jam covered with rich creamy chocolates. Treat yourself to Prince Choco Jammies. अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Azan. अजान, आप ना रुक के बोलोगे क्या? सर रुक के सही, लेकिन बोलूंगा जरूर। तो उठाइए टपाल फैमिली मिक्सचर का स्ट्रॉन्ग कप अपनी फैमिली के नाम। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। आपकी तरह सॉलिड, अमरीली स्टील्स। फिजाइया हाउसिंग स्कीम कमर्शियल, जहां हासिल करें सिर्फ 10% डाउन पेमेंट पर मुनाफा बख्श और महफूज कमर्शियल प्लॉट्स। बुकिंग के लिए राब्ता करें 042-111-11347 या विजिट करें www.fhs.com.pk। फिजाइया कमर्शियल लाहौर 1, नया दौर, नया तौर। टॉसरल 10 नेचुरल हर्ब्स का पावरफुल फॉर्मूला, कॉफ, कोल्ड, फ्लू, साइनस, एस्थमा जैसे मसलों का हल विद नो साइड इफेक्ट। टॉसरल कॉफ सिरप से बढ़कर। अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Azan. अजान, आप ना रुक के बोलोगे क्या? सर रुक के सही, लेकिन बोलूंगा जरूर। तो उठाइए टपाल फैमिली मिक्सचर का स्ट्रॉन्ग कप अपनी फैमिली के नाम। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। Treat yourself to Prince Choco Jammies. इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक अजीम कौम बनाएंगे। मैं एक से फॉरेन पॉलिसी पे आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। इस वक्त आपके दौरे हुकूमत में फॉरेन पॉलिसी के बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं? क्या ये हकीकत है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ हमारे इस वक्त अच्छे ताल्लुकात नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है आपकी कितनी
तकड़ी फॉरेन पॉलिसी है, डिपेंड करती है कि आपके माशी हालात कैसे जी। अगर आपको भीख मांगनी पड़े हर जगह जाके, क्योंकि आपके मुल्क को लूट के सारे बाहर बड़े बड़े महल बन गए हैं और मुल्क से बाहर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं और आपका खसारा हो गया है जी। और किसी ने तवज्जो नहीं दी कि यहाँ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में कितना पड़ा, तो जब आपको बाहर पैसे कर्जे लेने पड़े तो ये याद रखें कि फॉरेन पॉलिसी उस तरह की नहीं होती जो एक आज़ाद मुल्क जो अपने पैर पे खड़ा होता है। तो पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए, हम अपने ये हमें किसी के सामने हाथ फैलाना। सर कोई प्रेशर है इजराइल को एक्सेप्ट करने का सऊदी अरब की तरफ से या दीगर अरब ममालिक की तरफ से? चूंकि सऊदी अरब ने अभी यूएई, मराकश और ओमान को तो राजी कर लिया है, तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर तो होगा। मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, ना है ना कोई डाल सकता है। वो इसलिए नहीं डाल सकता कि मैं एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहा हूँ, हम कभी इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ ना मिले। और दूसरी चीज़, एक पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हमारे पब्लिक का क्या राय है, आप कभी भी ये पाकिस्तान की जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि सारी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, वो चाहती है कि उनके हुकूक मिले, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। राइट सर, क्या एक खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी कोई बात है, कोई मुलाकात हुई है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है जी। लेकिन क्यों जाएगा जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। देखें, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक पूरी कैंपेन चल रही है। ये जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क उन्होंने बाहर से उन्होंने इसको बेनकाब किया है, उसके अंदर हमारे लोग मिले हुए हैं, उसके अंदर यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो फीड कर रहे हैं उसके अंदर। हमारा ये जो अफरा तफरी 2 साल से तबाह हो गया मुल्क, कोई अच्छी चीज नहीं आती, सारा बुरा ही हो गया जी। कोई नहीं बता रहा कि मुल्क के अंदर क्या किस तरह आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, वो कोई आप जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते, इसका मतलब बिजनेस को कॉन्फिडेंस आ गया है। वो सारी बुराई सर, पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और ये ट्रंप की पॉलिसी थी। अब जो अमेरिका में नई इंतजामिया आ रही है, जो बाइडेन इंतजामिया, आपको लगता है कि वो इसको आगे बढ़ाएगी, इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी? क्या इस हवाले से आपको अभी तक कोई पैगाम पहुंचाया गया? कोई भी अमेरिका के अंदर आएगा, उसका नंबर 1 चीज ये होगी कि अफगानिस्तान में अमन हो। कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, जो ट्रंप की पॉलिसी वो आगे भी जाएगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में अब अमन हो जी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। जो भी हम कोशिश कर सकें तालिबान के ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर डाल सकें कि किसी तरह यहाँ वहाँ ये वायलेंस कम हो, ये जो तबाही मची हुई है वहाँ जो जंग हो रही है वो ख़त्म हो, ताकि वहाँ किसी किस्म की एक सेटलमेंट हो जाए, अमन हो, क्योंकि उसका अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा हमें फायदा है। जी सर, जो बाइडेन से अभी तक कोई आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है या सिर्फ ट्विटर पे ही आपने उनको मुबारकबाद दी है? नहीं, कोई अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। सर, कश्मीर के हवाले से आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, तो क्या कश्मीर वाकई हमारे हाथ से निकल चुका है? पहले मुझे ये बताएं, ये कौन बेवकूफ है जो ये बात ऑपोजिशन कह रही है सर? वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑपोजिशन इन्होंने यही कहना है, वो जब तक एनआरओ नहीं मिलना जो भी हमने करना है वो गलत है। लेकिन पहले एविडेंस देख लेना, 50 सालों के बाद अगर कश्मीर 3 दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होता है तो कैसे वो पीछे चला गया? जब इनकी बारी थी नवाज शरीफ की, इन्होंने तो हुर्रियत लीडर से मिलने को इनकार कर दिया जब वो गया था वहां। नरेंद्र मोदी इनका सबसे अच्छा दोस्त था, वो आदमी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहा है, फौज को बुरा भला, हमें दहशतगर्द कह रहा है, दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था, तब वो नवाज शरीफ अपनी शादियों पर बुला रहा है घर पर उसको। आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप कोई भी किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ लें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, हमेशा हिंदुस्तान का इमेज ऊपर था, पाकिस्तान का नीचे था। आज पाकिस्तान का पहली दफा हिंदुस्तान से ऊपर इमेज चला गया। क्या हुआ? उन पे बर्बरियत और जुल्म तो भारत की तरफ से उसी तरह हो रहा है कश्मीर के ऊपर सर, इसका फर्क क्या पड़ा? नहीं देखे ना पारस, आज जो कश्मीर इंटरनेशनल इशू बना है ये 50 साल के बाद ऐसा हुआ है, और कारगिल के बाद तो बिल्कुल ही दफन हो गया था। और नवाज शरीफ ने तो इनकी तो फॉरेन सेक्रेटरी को तब कहा हुआ था कि आपने बात ही नहीं करनी, हिंदुस्तान की तनकीद नहीं कर रही। तो आज पाकिस्तान आप
एनालाइज कर लें कि क्या आज कश्मीर आज ज़्यादा रेलेवेंट है या पहले था। आप ये कर लें कि आज क्या पाकिस्तान का इमेज हिंदुस्तान से आज बेहतर है या पहले बेहतर था। आप खुद के किसी इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा टाइम रह गया सर। आपने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था 2010 में और आप उस वक्त 16 या 17 लोगों को उसमें फॉलो करते थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जो लोग थे अनफॉलो कर दिया, जो 16 या 17 लोग थे। तो सर कोई खास वजह आपने खुद किया, आपकी पार्टी ने कहा, या कोई सिक्योरिटी रीजन था? नहीं, वैसे ही कि एज अ पॉलिटिशियन और था, एज अ प्राइम मिनिस्टर और है। तो रिकमेंड किया गया कि प्राइम मिनिस्टर फॉलो किसी को फॉलो नहीं करता था, इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं। आखिरी सवाल, आपकी गवर्नमेंट की मुद्दत अब 2.5 साल रह गई है तकरीबन, तो सर क्या 2.5 साल के बाद पाकिस्तान वहां पे खड़ा होगा जो आपका विजन है, या उसके लिए आपको मजीद 5 साल चाहिए? देखें, पाकिस्तान तो एक मुसलसल, अगर हमने जितना भी हम ऊपर जाएंगे, जितनी ज्यादा हम जद्दोजहद करेंगे, यानी मुल्क, देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अकेला तो कुछ नहीं करता ना, कौम हम मिलके करते हैं। मैं सिंपल आपको एक चीज कहता हूं, अगर हमारी कौम दुनिया में सबसे कम टैक्स देगी तो क्या वो समझती है कि हम किधर से पैसा लेके आएंगे अपने स्कूलों, अस्पतालों, लोगों को ऊपर खर्च करने का? जी सीधी सीधी बात है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने मुल्क का माइंडसेट चेंज करो, एक खुददार कौम बने, अपने पैर पे खड़े हो, दुनिया इज्जत करे। दुनिया जो कौम कर्जों पे गुजारा करती है और भीख मांगती है, उसकी इज्जत नहीं करती। सो मेरी कोशिश ये है कि पहले तो अपने लोगों को गुर्बत से निकालें जी, इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट करें, इंडस्ट्रियलाइज करें इस मुल्क को, जो कि एक दफ़ा था और अब हम पीछे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम कौम एक मुल्क के फैसला करें, मिल के फैसला करें कि हमने जिस तरह ऐसे गुजारा नहीं करना, हमने इस तरह हाथ नहीं फैलाने, हमने अपने मुल्क को पैर पे खड़े करने के लिए टैक्स देने हैं। आप ये सोचें कि 70% पाकिस्तान का टैक्स, 70% जी, सिर्फ 3000 लोग देते हैं 22 करोड़ में से। 22 करोड़ लोग में अगर 30,000 लोगों को 70% टैक्स देते हैं, मुझे ये बताएं कि बाकी क्या कर रहे हैं? और बाकियों को फिक्र नहीं है कि हम, अगर हमने एक अजीम, एक तरफ सारे चाहते हैं अजीम कौम बने, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी हम टैक्स नहीं देते, और फिर कहते हैं कि कौम, सड़कें भी ठीक हो, गलियां भी ठीक हो, स्कूल भी बने। पाकिस्तान की फिक्र है, क्या आप समझते हैं जो बातें आपने की, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मजीद टाइम चाहिए होगा इस टेन्योर के अलावा? देखिए, टाइम तो वो होगा 5 साल के बाद लोगों को फैसला करेंगे। एक ही फैसला होगा कि क्या उनकी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं हुई, क्या मैंने उनसे सच बोले या नहीं बोले, उसके ऊपर आगे फैसला। 2023 में अहम अचीवमेंट्स क्या होंगी? 1, 2, 3 आपकी गवर्नमेंट की? मेरी सबसे बड़ी तो इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम होगा, ठीक, कि लोगों को गुर्बत से निकालने का, इसमें, और ये दुनिया में एक्नॉलेज होगा। आज मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ, हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। जिस तरह हमने कोरोना के दौर, जिस तरह एहसास ने जिस तरह पैसे बांटे, लोगों की मदद की, वो भी मिसाल बनी हुई है, उसके ऊपर भी मिसाल देते हैं दुनिया। सो नंबर 1 वो होगा। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करवा के अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, 20 दफा जा चुका है पाकिस्तान IMF के पास, ठीक, क्योंकि हमारा वो खसारा हो जाता है करंट अकाउंट का। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा, और इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे रोजगार मिलेगा। और फिर जो तीसरी चीज है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के, बादशाह डैम, ममन डैम, 2 बड़े शहर, 2 नए मॉडर्न सिटीज, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने माहौलिया ठीक करना है, एनवायरनमेंट, दरख्त उगाने, सफाई करनी, दरियाओं की, हवा की। आखिर में यूथ को कोई पैगाम देंगे? आप उनके रोल मॉडल हैं, पाकिस्तान में यूथ की अक्सरियत आपको अपना हीरो समझती है, आप उन्हें कोई पैगाम देंगे? जी, मैं अपने यूथ को ये पैगाम दूंगा कि ये जो एक मौलाना रूमी का एक बड़ा अच्छा एक कहावत है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए जी, तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों चलते हो? हम जो भी चाहें हम बन सकते हैं। बड़ी सोच चाहिए होती है, खुददारी चाहिए होती है। और जो मेरा आखिरी पैगाम है ये कि हम नमाज में अल्लाह से एक ही चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। जो नेमतें बख्शी का रास्ता है ना, वो अजमत का रास्ता है जी। वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका रास्ता, क्योंकि वो अल्लाह के हबीब थे, सबसे अजीम इंसान दुनिया की तारीख में ना कोई आ सकता है
نہ کبھی آیا ہے. بے شک. تو ان کا جو راستہ ہے وہ ہے مشکل راستہ لیکن عظمت کا راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے وہ جو ہے جدھر بھٹک جاتے ہیں, وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے, بڑا گلیمرس بھی ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں انسان کی تباہی کا راستہ ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا